Hello everyone, I am Deepak Hooda, your tutor for GS on Vatican Digital Platform. I am excited to join with you. I hope we have a fabulous time full of learning. So let's start our first topic, fundamental rights. फंडामेंटल राइट बेसिकली पॉलिटी से बिलोंग करता है, तो फंडामेंटल राइट जो आपके होते हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर आते हैं। पार्ट 3 बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इनिशियल स्टेज से लेके लास्ट तक हर एक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। भाई पार्ट 3 के अंदर आते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 3 है वो आपका आर्टिकल 12 to 35 तक 12 से लेकर 35 तक मेंशन किया गया है। आर्टिकल 12 to 35 जब भी हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो ये जब बोरोइंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हमने ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। तो आपसे सीधा पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, तो ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। भाई यूएसए के को 1776 में ब्रिटिश कॉलोनियन से आजादी मिली थी, फ्रीडम ब्रिटिश कॉलोनियन से। उसके बाद 1789 के अंदर यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर लिया, 1789 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले उन्होंने कुछ राइट्स डाले जिन्हें नाम दिया गया बिल्स ऑफ राइट। बिल्स ऑफ राइट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बिल्स ऑफ राइट्स हैं वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 के अंदर हमने ऐड किए हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। अगर मैं इनिशियल स्टेजेस की बात करूं तो इनिशियली सबसे पहले इनिशियली ये आपके ब्रिटेन से स्टार्ट हुए थे, यानी इंग्लैंड से स्टार्ट हुए थे। 1615 के अंदर इंग्लैंड से स्टार्ट हुए थे। इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर इन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स बोला जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स, मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स। तो आपसे पूछेगा एग्जाम के अंदर, तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट को कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स को। और मैंने यहां पे बताया फंडामेंटल राइट्स जो है आपके पार्ट 3 के अंदर मेंशन है। एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं। हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, आउट ऑफ 22 पार्ट्स, उसमें आर्टिकल्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। आर्टिकल कौन से आएंगे? 12 to 35, 12 से 35 तक। हमने किस देश के संविधान से इसको लिया, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स को लिया है? तो वहां पे मैंने बताया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 1789, ठीक है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स को उन्होंने क्या नाम दिया था? बिल्स ऑफ राइट। इससे पहले ये भी बताया था कि ब्रिटिश कॉलोनियल से फ्रीडम मिली अमेरिका को, यूएसए को कब मिली थी? 1776 के अंदर मिली थी। नेक्स्ट, इनिशियली अगर मैं बात करूं तो इनिशियली ब्रिटेन सबसे पहले राइट्स को वैल्यू देने वाला कंट्री था। इंग्लैंड ने 1615 के अंदर इसको वैल्यू दी, मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स। किस नाम से इसको जाना जाता है? तो इसे मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स कौन से रहेंगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स हम किसे बोलेंगे? मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स हम बोलेंगे फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहां पे स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। जब इनिशियल इंडिया के अंदर 26 जन 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स की जो संख्या थी वो 7 थी। भाई कितने थे? 7 थे। उसके बाद आज की अगर बात करें तो 7 के बाद एक और चेंज कर दिया गया है। अब कितने हैं टोटल? आज के दिन टोटल फंडामेंटल राइट्स 6 हैं। एक को चेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चीज ऐड करनी हो या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट करनी हो, हटानी हो, उसके लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं वो प्रोसेस हमारी रहती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट।
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोसेस हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखी है और ये हमारा आर्टिकल 368 के अंदर आता है। कोई भी चेंज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करना हो हम आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये हमने कहां से ले रखी वो भी मैंने आपको बताया, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखी है। तो हमने जब चेंज किया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1978 के अंदर। 44th अमेंडमेंट 1978 के अंदर एक जो हमारा फंडामेंटल राइट था उसे रिमूव कर दिया गया, वो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा फंडामेंटल राइट था उसे अब फंडामेंटल राइट की लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो अब टोटल कितने हैं आज के दिन? टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं, उनको वन बाय वन हमने पढ़ना है। इससे पहले मैं डिस्कस करूंगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके नेचर के बारे में, कैसे हैं वो, उनका नेचर कैसा है, फंडामेंटल राइट्स का नेचर कैसा है, कैसे वो पर्सन को मिले हुए हैं या वो इंडियन सिटीजन को मिले हुए हैं या अदर कंट्रीज के फॉरेनर्स हैं, अलायंस हमारे यहाँ पे आते हैं, किन किन को मिले हुए हैं, इसके बारे में ब्रीफ से हम डिस्कस करेंगे कैसे ये नेचर के अंदर है। जब भी मैं नेचर की बात करता हूं फंडामेंटल राइट की, तो आप ये जस्टिफिकेबल है नेचर में, जस्टिफिकेबल एंड इनफोर्सेबल। जस्टिफिकेबल एंड इनफोर्सेबल, ठीक है। यहां पे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका जस्टिफिकेबल किस रीजन से है। अगर वायलेट हो रहे हैं आपको फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो आप उस कंडीशन के अंदर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो। अगर वायलेट होने की सिचुएशन में आप हाई कोर्ट के अंदर भी जा सकते हो, ठीक है, जुडिशरी के पास जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हो। आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप दोनों में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में जाया जा सकता है। ये बोल दे क्या डायरेक्ट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो? नहीं, दोनों में जाने की आपके पास परमिशन है, तो ये जस्टिफिकेबल है, न्यायोचित है। दूसरा इनफोर्सेबल है, आपकी हेल्प की जाएगी जुडिशरी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में हम जाते हैं आर्टिकल 32, हाई कोर्ट में हम जाते हैं आर्टिकल 226। अगर कोई किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिट इशू करता है। रिट इशू कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग करेगा? आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग 5 रिट इशू करता है। आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट 5 रिट इशू करता है आपकी, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। इनफोर्सेबल है नेचर में, जस्टिफिकेबल है, ठीक है। आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे रिट की मैं बेसिक बता दूं, हबीज कॉर्पस बाई मैंडेमस प्रोविशन वगैरह, ये जो क्यू वारंटो, ठीक है, क्राइटेरिया, ये जो सारी की सारी 5 रिट होती है ये दी जाती है। बाय बर्थ है इंडिया के अंदर, जो आपके फंडामेंटल राइट्स है वो बाय बर्थ हैं, ठीक है। जब भी इंडिया के अंदर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसे बाय बर्थ मिल जाते हैं। ये नहीं है कि भाई 18 की एज के बाद मिलेंगे, 22 साल का होने के बाद मिलेंगे या कोई और टर्म कंडीशन है, ऐसा कुछ नहीं है। बाय बर्थ इंडिया में ये आपको मिल जाते हैं। आर्टिकल 32 को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, B.R. अंबेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड भी थे, इंपॉर्टेंट पार्ट रहे, कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी माना जाता है। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को बोला है उन्होंने आर्टिकल 32 को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से पुकारा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 32 में आपका रेमेडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिस्टेक्स, ठीक है, रेमेडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिस्टेक भी कहां से होती है? आर्टिकल 32 के थ्रू हो जाती है। ये भी आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट है आपका जो आज के दिन 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके आर्टिकल 14 से 32 तक है। आर्टिकल 14 टू 32 है, ठीक है। 12, 13, 33, 34, 35 के अंदर वो मेंशन नहीं है।
पार्ट 3 12 टू 35 तक है। फंडामेंटल राइट जो 6 हैं वो आपके आर्टिकल 14 टू 32 तक रहेंगे। ठीक है, रेमिडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका मिस्टेक्स था उसके बारे में यहाँ पे ये बता रहा है लास्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद की फंडामेंटल राइट्स किस किस को प्रोवाइड करा रखे हैं। देखो भाई, आपका इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। एक तो होता है पर्सन भी दो तरीके से होते हैं भाई। एक आपके होते हैं जो हमारे इंडियंस हैं, इंडियन सिटीजन है जिनके पास भारतीय नागरिकता है। दूसरे होते हैं जो इंडियन सिटीजन नहीं है, बाहर से घूमने फिरने आए हुए हैं, या फिर यहाँ पे हमारी डिप्लोमेटिक टाइज से एम्बेसडर रह रहे हैं, किसी अदर कंपनी के, जापान वगैरह, चाइना वगैरह किसी कंपनी के सीईओ यहाँ पे रह रहे हैं, तो फॉरेनर्स हैं, उन्हें हम फॉरेनर्स या अलायंस बोलते हैं। ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं, देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स जो केवल इंडियन सिटीजन को मिले हुए हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिटीजन को भी मिले हुए हैं, अलायन को भी मिले हुए हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, वो सभी पर्संस को मिले हुए हैं। जैसे मैं बात करूं आर्टिकल 17 की, आर्टिकल 17 किसे मिला है, इंडियन सिटीजन को मिला है। आर्टिकल 16 की मैं बात करूं, आर्टिकल 16 किसे मिला हुआ है भाई, इक्वलिटी इन जॉब्स। वो गवर्नमेंट जॉब की जो बात होती है ना, वो किसी भी अलायन के लिए कभी नहीं हो सकती, वो केवल किसके लिए होती है, इंडियन सिटीजन के लिए होती है। ठीक है, आर्टिकल 70 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, रैकिज्म को छोड़कर किसी भी अनटचेबिलिटी का कोई भी रिलेशन नहीं है। किससे कोई रिलेशन नहीं है, अलायन से कोई रिलेशन नहीं है। ऑल पीपल्स आर इक्वल, भाई आर्टिकल 15 की बात करेंगे, इसमें उसने कह रखा है ऑल पर्सन्स आर इक्वल, उसने ये नहीं बोला आर सिटीजन्स आर इक्वल। तो यहां पे वो सिटीजन की बात नहीं कर रहा है, यहां पे वो पर्सन की बात कर रहा है। तो पर्सन को कौन सा मिलेगा, जैसे आपका आर्टिकल 15 हो गया। तो ये अलग अलग हैं, अलग अलग ग्राउंड बेसिस पे पर्सन्स को भी मिले हुए हैं, पर्सन को भी मिले हुए हैं, सिटीजन को भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका सिटीजन के लिए भी हो सकता है, सिटीजन प्लस लाइन दोनों के लिए भी हो सकता है। तो ये दोनों तरीके से आपके लागू होंगे। जैसे जैसे हम 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, ये आपने बेसिकली अपने आप ही करना होता है कि भाई कौन सा कहां पे अप्लाई हो रहा है। तो जो हमारा फर्स्ट रहेगा वो रहेगा राइट टू इक्वालिटी। जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी आपका आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है और 14 से आर्टिकल 18 तक होता है। ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 तक जो हमारा रहेगा वो रहेगा राइट टू इक्वालिटी वाला। राइट टू इक्वालिटी 14 में हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन बाय लॉ। इक्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन बाय लॉ, बाय लॉ, इक्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन बाय लॉ। इसके लिए भी दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने दिए हैं। इसके अंदर हम दो डिफरेंट एस्पेक्ट पढ़ते हैं। एक तो आता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। सेकंड आपका आता है इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ले रखा है इंग्लैंड से, यानी ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएसए से ले रखा है, और दोनों ही हमारे ये मेंशन होते हैं आर्टिकल 14 के अंदर। पहले वाले पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है भाई, कानून के सामने सब समान है, इक्वल हैं। जैसे कोई आपका मिनिस्टर है, या कोई स्पोर्ट्समैन पर्सन है, या कोई आपका
फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है और कोई सिंपल पर्सन है, ठीक है, तो इस बेस पे ना डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, कभी भी भेदभाव नहीं हो सकता। AK-47 एक वेपन है जिसे रखना इंडिया के अंदर इलीगल है। अगर वो किसी भी नक्सलवादी के पास मिलता है या वो किसी फिल्म स्टार जैसे संजय दत्त के पास मिल गया तो उसके बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता। ऑल पीपल आर इक्वल, इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट हमने कहां से ले रखा है? इंग्लैंड। सभी ऑल पर्संस आर इक्वल भाई, ऑल सिटीजन आर इक्वल, ठीक है, ये बात बोलता है। कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 14 बोलता है ऑल पर्सन आर इक्वल। यहां पे सेकंड यहां पे जो है वो है इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ हमने कहां से ले रखा है? यूएसए 1776 बिल ऑफ राइट्स बताया था। 1789 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना था यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ क्या है कि आप जैसे रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। मैं आपको यहां पे क्लियरली बताता हूं। AK-47 एक वेपन बताया मैंने जो इलीगल है इंडिया के अंदर रखना भाई। अगर वो किसी व्यक्ति के पास मिल जाता है जिसका रिलीजन, एक व्यक्ति का रिलीजन मुस्लिम है, दूसरे कोई बड़ा फिल्म स्टार है, संजय दत्त के पास मिल जाती है, मोहम्मद इरफान के पास मिल जाती है, दोनों को ना बचाव का भी बराबर मौका दिया जाएगा। कोर्ट दोनों को बराबर मौका देगा बचाव का। ऐसा नहीं है कि वो एक फिल्म स्टार है तो उसको ज्यादा प्रिविलेज दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। तो इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ ये रूल हमने कहां से ले रखा है? ये रूल हमने यूएसए से ले रखा है। कहां से ले रखा है? यूएसए। तो इक्वलिटी ऑफ प्रोटेक्शन बाय लॉ ये आपका आर्टिकल 14 रहेगा। ऑल ह्यूमंस के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, ऑल पर्सन के लिए ये, ठीक है। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, उनके बारे में बता देता हूं। एक्सेप्शनल केस क्या होता है? जैसे एक्सेप्शन होता है आपका आर्टिकल 361, प्रेसिडेंट और जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है उसके ऊपर, जब वो अपनी पोस्ट के ऊपर हैं तो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती, ठीक है। आर्टिकल 14 से ऊपर कौन है? एक्सेप्शनल कौन है? आर्टिकल 14 के इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल है प्रेसिडेंट और गवर्नर। हालांकि एक्सेप्शनल ये आपके आर्टिकल 105 और 194 आर्टिकल के अकॉर्डिंग MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी एक्सेप्शन होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है आर्टिकल 361 ज्यादा पूछा जाता है, और 361 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनके टेन्योर के टाइम पे इनके ऊपर कोई भी केस फाइल नहीं हो सकता। इनके टेन्योर के 2 महीने बाद इन पर केस फाइल किया जा सकता है, ठीक है। वो भी सिविल केस होगा, याद रखिएगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी। कोई भी सिविल केस है ना वो फाइल किया जा सकता है। किसके ऊपर भी? प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर। मैं एक बार दोबारा से आपको आर्टिकल 14 को रिपीट कर देता हूं। राइट टू इक्वालिटी हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से 18 तक था, 14 से 18 मैंने बताया। आर्टिकल 14 क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन बाय लॉ, किसके लिए? ऑल ह्यूमंस पे अप्लाई होता है। फिर बोला कि भाई इसको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कहां से ले रखा? ब्रिटेन से। इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ ये कहां से ले रखा है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। दोनों के अलग अलग एग्जांपल दिए भाई मैं। कानून के सामने भी सब समान है, बचाव के भी समान अधिकार हैं, ठीक है, सब इक्वल हैं। फिर बताया इसके कुछ एक्सेप्शन बताए। आर्टिकल 361 में बताया प्रेसिडेंट और गवर्नर। इसके अलावा आर्टिकल 105, 194 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को भी मैंने मेंशन किया, ठीक है। तो ये आपका क्लियर था आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 है भैया, ठीक है, इसको आपने अच्छे से क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं। आर्टिकल 14 के बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल रहेगा आर्टिकल 15। अभी एक मूवी भी आई थी आर्टिकल 15 के नाम से, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 15 आपका क्या कहता है? स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ प्लेस। इन बेसिस पे क्या है? स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। डिस्क्रिमिनेशन यहां पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, रेस, ठीक है, प्लेस, बर्थ प्लेस एक्सेट्रा, ठीक है, इन आधार पे नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, ये सारे के सारे आधार रहेंगे भाई। आर्टिकल 15 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि उसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं। यहां पे जो उसने वर्ड ओनली यूज किया है ना,
इसके अलावा, ओनली के अलावा मैं कुछ वर्ड्स को आपको बताता हूं, जैसे ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं है कि कौन पहले से पिछड़ा हुआ है, ऑलरेडी बैकवर्ड है। जैसे उसने इसके अंदर एक्सेप्शनल दिए हैं वुमेन, कुछ केसेस के अंदर वुमेन को और चाइल्ड को वो अलग रख सकता है भाई, कास्ट के बेस पे, रेस के बेस पे, सेक्स के बेस पे। जैसे क्या होता है, जो हमारी शारीरिक बनावट है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है हमारा, मैन और वुमेन का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है, तो उस बेस पे चाइल्ड का भी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है भाई, कुछ केसेस के अंदर उन्हें प्रिविलेज दी जा सकती है। ये कौन सा आर्टिकल बता रहा है आपको? आर्टिकल 15 बता रहा है कि कुछ केसेस के अंदर, कुछ सर्टेन केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर प्रिविलेज दी जा सकती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है अभी। आर्टिकल 15 ही ये कहता है कि जो पब्लिक टैंक होते हैं, पब्लिक बाथ, पब्लिक ग्राउंड होते हैं, उनके अंदर किसी को भी मतलब ऐसे पब्लिकली किसी को रोका नहीं जा सकता। सभी के पास इक्वल राइट है कि वो वहां पे जाके खेल सकते हैं, पब्लिक टॉयलेट का यूज कर सकते हैं, पब्लिक बाथ, पब्लिक टैंक, इन चीजों का यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इस बेस पे नहीं हो सकता, ठीक है। जो हमारे SC ST के लिए है, SC ST के लिए सोशली एजुकेशनली जो बात की गई है वो भी आर्टिकल 15 के अंदर ही की गई है। SC ST को जो प्रिविलेज दी गई है वो भी कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग दी गई है? 15। यही से मैं आर्टिकल 16 को भी डिफाइन करूंगा। जब भी आर्टिकल 16 का डिस्कशन हो तो ये याद रखना है, जो हमारा आर्टिकल 16 है ना, आर्टिकल 16 से ये आप रिमाइंड कर लेना। आर्टिकल 16 एक बात को क्लियरिटी जरूर देता है। आर्टिकल 16 बताता है कि इक्वेलिटी ऑन जॉब्स, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहा हूं, जॉब्स का अगर कहीं भी गवर्नमेंट जॉब का जिक्र आ गया ना, इसका मतलब वो आर्टिकल 16 की बात कर रहा है। उसने सिंपल बोला कि किसी के साथ भी इक्वलिटी है भाई जॉब्स में, लेकिन जो ऑलरेडी बैकवर्ड हैं, जो पहले से पिछड़े हुए हैं, यहां पे पहले से ऑलरेडी बैकवर्ड का मतलब वो SC और ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए निकाल रहा है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को वो मेंशन कर रहा है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे कभी भी नहीं हो सकता ये। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को प्राथमिकता दी गई, हुई भी प्राइमरी यूज किया जाता है उनको गवर्नमेंट जॉब के अंदर हमने क्या दे रखा है? रिजर्वेशन, जो ऑलरेडी बैकवर्ड थे। तो कभी भी गवर्नमेंट जॉब का डिस्कशन आए तो कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 16 होगा। ओबीसी के लिए जो न्यू रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था वो आर्टिकल 15 में होगा। 15 का पार्ट 5, आर्टिकल 15 का पार्ट 5 के अंदर उसको हम मेंशन करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 14 आपने पढ़ा, आर्टिकल 15 पढ़ा कि गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेकिज्म, सेक्स, ग्राउंड, बर्थ प्लेस पे, रिलीजन, इन बेसिस पे नहीं कर सकती, जॉब्स के ऊपर नहीं कर सकती। तो वो कौन से में पढ़ा आपने? जॉब्स का जो पढ़ा आर्टिकल 16 के अंदर पढ़ा था। जॉब्स को इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटीज भी बोला जाता है। जॉब्स मैंने वर्ड यूज किया, वहां पे आप इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटीज भी लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव करते हैं। आर्टिकल 15 और 16 के बाद राइट टू इक्वालिटी का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आएगा वो आएगा आपका आर्टिकल 17। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हालांकि कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है अनटचेबिलिटी वर्ड को। एंशिएंट टाइम से जो डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा था, एंशिएंट टाइम से क्या होता था भाई, टेंपल्स वगैरह में कास्ट बेस होता था। हमारा जो हिंदुज्म है उसके अंदर वर्णास होते थे, वर्णास के अंदर हमें डिफरेंट तरीके से बांटा गया था, क्षत्रिय, शूद्रा, ब्राह्मण, इस तरीके से जो अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड की गई थी, उस बेस से जो डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा था वो आर्टिकल
17 उसको अबोलिश करता है, वायलेट करता है भाई कि इस बेस पे इंडिया के अंदर अभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। जब आप हरियाणा वगैरह के एग्जांपल लेते हो तो बिल्कुल लोकल एग्जांपल भी आपको मिल जाते हैं। इंटरकास्ट मैरिज का एग्जांपल भी इसी में इंक्लूड होता है। आर्टिकल 17 के अंदर ही इंटरकास्ट मैरिज का एग्जांपल भी आप डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 18, जो राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक था, उसका लास्ट वाला आर्टिकल रहेगा। आर्टिकल 18 की बात करते हैं। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। मिलिट्री और एकेडमिक अवार्ड्स को छोड़ के भाई टाइटल्स को बैन कर दिया गया है। कौन से टाइटल्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है? जो इंडिया के अंदर बाय बर्थ टाइटल हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, प्रिंसेस, किसी किंग की लड़की को प्रिंसेस बोलते थे तो बाय बर्थ टाइटल होता था। वो कैसा टाइटल होता था? वो बाय बर्थ टाइटल को अबोलिश कर दिया गया है। जो हम अवार्ड्स पाते, किसी अदर कंट्रीज ने अवार्ड दिया भाई विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, हम किस प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना उसे नहीं ले सकते, ठीक है। इसके अलावा जो मिलिट्री है, जैसे आप कर्नल बन जाते हो, ब्रिगेडियर या किसी भी बड़ी पोस्ट तक आप जाते हो, वो जो अवार्ड मिलता है वो आप ले सकते हो। एकेडमिक प्राइज, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, ये जो प्राइज हैं ये दिए जा सकते हैं। जो आपने कमाए हुए पद लगाए जा सकते हैं भाई। बाय बर्थ टाइटल्स, जन्म आधारित पदों को आप नहीं लगा सकते। वंशागुणित, जो हाइडेटरी जो आपके अवार्ड्स होता है, हाइडेटरी अवार्ड्स का यूज आप नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है, ये बोला जाता है हाइडेटरी अवार्ड्स को बैन कर दिया गया है। बिल्कुल क्लियर है, ये आपके इसके अंदर बोला जाता है। अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स कौन से आर्टिकल के अंदर आएगा? आपका आर्टिकल 18 के अंदर आएगा। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो जो राइट टू इक्वालिटी था आपका चैप्टर, इसके अंदर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। आर्टिकल 14 से मैंने स्टार्ट किया, जहां मैंने बोला इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट बताया भाई। इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ब्रिटेन से, यूएसए से, दोनों ही अलग अलग पोर्शन मैंने बताया। फिर 15 भाई कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने आपको बताया भाई रैकिज्म के बेस पे, सेक्स के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे नहीं कर सकते। 16 में इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया। गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया भाई। SC ST जो पहले से ही पिछड़े हुए हैं भाई, ऑलरेडी बैकवर्ड है, उनको रिजर्वेशन दिया गया। 50% तक रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। एक्सेप्शन एक स्टेट है, तमिलनाडु के अंदर 69% तक रिजर्वेशन है। कभी भी ओबीसी के रिजर्वेशन की बात करें तो आर्टिकल 15 में आ जाना। आर्टिकल 15 मैंने कंप्लीट बताया था कि भाई इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता। 15 के पार्ट भी हैं, 5 पार्ट्स में 15 को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में यही है सिंपल जो मैंने बताया। सेकंड में क्या है? जो पब्लिक टैंक है, पब्लिक बात है, पब्लिक ग्राउंड है, वहां पर जाने से नहीं रोका जा सकता, ठीक है। थर्ड में क्या है? वुमेन और चिल्ड्रन, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, ठीक है, तो उनको एक्सेप्शनल केसेस में रखा गया है। जो ऑलरेडी बैकवर्ड थे, SC ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको 15 के पार्ट 4 में, और ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन का प्रावधान है, प्रोविजन है, उसे 15 के पार्ट 5 में। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इंटरकास्ट मैरिज से रिलेटेड एंशियंट टाइम में जो टेंपल प्रोविजन होता था, ठीक है, जो वर्णास होते थे, हमारे कैटेगरीज बांटी गई थी, 4 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया था, उनसे रिलेटेड भाई जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उस पे बैन लगा दिया गया है। और एट लास्ट अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18, ठीक है, बाय बर्थ टाइटल नहीं लगा सकता, ठीक है, बाय बर्थ नहीं लगा सकता। मिलिट्री और एकेडमिक को मान्यता दी गई है, प्रोविजन दे दिया गया है। ये था भाई हमारा आर्टिकल, ठीक है। डॉक्टर, इंजीनियर, ये जो हमारे कमाए गए पद होते हैं ना, डॉक्टर भाई, इंजीनियर, कर्नल, ये सब लगा सकते हैं। ये नहीं लगा सकता महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, ये जो पुराने एंशियंट टाइम के पद थे वो नहीं लगा सकता, ठीक है। तो ये था हमारा राइट टू इक्वालिटी और फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है। इसके बाद 5
और वीडियो होंगे जिसके अंदर हम 1 बाय 1 इनको कवर करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू ऑल ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू भाई।